नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी अपने YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है निश्चयवाद। निश्चयवाद आज जो हमारा विषय है वो है निश्चयवाद। दोस्तों, निश्चयवाद को नियतवाद या पर्यावरणवाद के नाम से भी जाना जाता है। निश्चयवाद को नियतवाद या पर्यावरणवाद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पर्यावरण जो है जीवन का आधार है। पर्यावरण जो है वो जीवन का आधार है। मानव अपनी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति इस पर्यावरण में रहकर ही करता है। मानव अपनी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति इस पर्यावरण में रहकर ही करता है और उसके लिए पर्यावरण के जो घटक हैं वे सभी मानव के कार्यों को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। लेकिन औद्योगिक युग का मानव अपनी अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के कारण लगातार पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी ला रहा है। मानव अपनी अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के कारण लगातार पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी ला रहा है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पृथ्वी के अनेक संसाधनों का लगातार शोषण कर रहा है, जिसके कारण मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों के बीच कटुता आ रही है। दोनों का संबंध प्रभावित होता जा रहा है। वर्तमान युग में कहीं मानव श्रेष्ठ अपने को स्थापित कर रहा है तो कहीं प्राकृतिक शक्तियां अपने को श्रेष्ठ स्थापित कर रही हैं और कहीं दोनों अपने अपने को श्रेष्ठ बताने का कार्य कर रही हैं। निश्चयवाद या पर्यावरणवाद या नियतवाद भूगोल विषय का प्रमुख विषय रहा है। प्राचीन ग्रीक विचारकों से
प्राचीन ग्रीक विचारकों से प्राप्त विचारों, प्राचीन ग्रीक विचारों से प्राप्त विचारों अर्थात प्रकृति या पर्यावरण सर्वोपरि, अर्थात प्रकृति या पर्यावरण सर्वोपर, सर्वशक्तिमान तथा मानव की प्रत्येक क्रिया को परिचालित तथा मानव की प्रत्येक क्रिया को परिचालित एवं नियंत्रित करने वाला है के आधार पर भूगोल में नियतवाद की विचारधारा का प्रारंभ हुआ, जिसे निश्चयवाद, पर्यावरणवाद या प्रकृतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी निश्चयवाद को पर्यावरणवाद या प्रकृतिवाद या नियतवाद के नाम से भी जाना जाता है। यह विचार प्रकृति की सार्वभौमिकता, यह विचार प्रकृति की सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हुए, यह विचार प्रकृति की सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हुए मानव को उनके हाथ की कठपुतली मानता है, मानव को उनके हाथ की कठपुतली मानता है। पीटर हैगेट महोदय ने बताया है कि पर्यावरणवाद का मुख्य विचार है, पीटर हैगेट महोदय ने बताया है कि पर्यावरणवाद का मुख्य विचार है कि पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकृति को नियंत्रक रूप में स्वीकार करने का तथा उसे सार्वभौमिक मानने का विचार भौगोलिक अध्ययन का प्रारंभिक विचार है। यह न केवल मनुष्य के व्यवहार, ये न केवल मानव के व्यवहार अथवा व्यवसाय तक सीमित था, बल्कि उसकी शारीरिक बनावट एवं मानसिक क्षमता, उसकी शारीरिक बनावट और मानसिक क्षमता को भी वहां के प्राकृतिक वातावरण की उपज मानता था। प्राचीन ग्रीक विचारकों ने प्राकृतिक तत्वों की प्रभुत्ता को स्वीकार किया है। प्राचीन ग्रीक विचारकों ने प्राकृतिक तत्वों की प्रभुत्ता को स्वीकार किया। हिप्पोक्रेटस ने ईसा से 420 वर्ष पूर्व, हिप्पोक्रेटस ने ईसा से 420 वर्ष पूर्व वायु, जल और स्थान
हिप्पोक्रेटस ने ईसा से 420 वर्ष पूर्व वायु, जल और स्थान विशेष की महत्ता को स्वीकार करते हुए एशिया के निवासियों को उपयुक्त वातावरण के स्थलों एशिया के निवासियों को उपयुक्त वातावरण के स्थलों में आराम पसंद जीवन यापन करने वाला तथा यूरोपियों की अपेक्षा अनुपयुक्त वातावरण में परिश्रमी जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्त किया। उनके विचार से पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी लंबे, बहादुर होते हैं, जबकि निचले शुष्क क्षेत्रों के निवासी कमजोर एवं डरपोक होते हैं। अरस्तु महोदय ने ईसा से 4वीं शताब्दी पूर्व अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखा है कि अरस्तु महोदय ने ईसा से 4वीं शताब्दी पूर्व अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखा है, यूरोप के ठंडे देशों के निवासी बहादुर होते हैं। यूरोप के ठंडे देशों के निवासी बहादुर होते हैं, किंतु विचारों और तकनीकी कौशल की कमी पाई जाती है उनमें। इसके विपरीत एशिया के लोग विचारशील और कुशल होते हैं, किंतु उत्साही नहीं। स्ट्रेबो महोदय ने ईसा की 1ली शताब्दी पूर्व अपने लेखों में रोम साम्राज्य की संपन्नता का कारण इटली की जलवायु को व्यक्त किया था। इन सभी का तात्पर्य यह है कि प्राचीन विचारकों ने प्रकृति या प्राकृतिक वातावरण को सर्वशक्तिमान स्वीकार किया है। इस विचार को धर्म के आधार पर भी पुष्ट किया गया और मध्यकाल तक यह क्रम जारी रहा। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बोधिन ने लिखा है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बोधिन महोदय ने लिखा है कि ठंडे प्रदेशों के निवासी निर्दयी तथा साहसी होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों के निवासी प्रतिरोधी, कुटिल, परंतु सच और झूठ में अंतर करने वाले होते हैं। 17वीं शताब्दी के राजनीति विज्ञान के विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने जलवायु और मृदा को मानव के चरित्र का निर्माण बताया। उन्होंने जलवायु के प्रभाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि ठंडी जलवायु के लोग शारीरिक दृष्टि से पुष्ट, साहसी, कम कुटिल होते हैं, जबकि गर्म जलवायु के निवासी धर्मप्रिय तथा परंपरा और संस्कृति में अधिक विश्वास रखते हैं। भौगोलिक विचारकों में जर्मनी के अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट महोदय ने का नाम नियतवाद के प्रवर्तकों में प्रमुखता से आता है, जिन्होंने अपने ग्रंथ कास्मास में पर्यावरण की शक्ति को सर्वोच्च स्वीकारते हुए उसका मानव कार्यों पर प्रभाव व्यक्त किया है। हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कास्मास में प्रकृति की शक्तियों को बताते हुए मानवीय कार्यों पर उसे व्यक्त किया है। उन्होंने भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास पर वहां की जलवायु के प्रभाव को व्यक्त किया। हम्बोल्ट के विचार के अनुसार फोनीशियन लोगों की बढ़ती हुई शक्ति और हेलेनिक राष्ट्रों
व समान विचारों की तीव्र गति से विस्तार होने के क्षेत्र में समुद्री प्रभाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पर्यावरण के प्रभाव के विस्तार से प्रतिपादित करने का श्रेय अन्य जर्मन विद्वान कार्ल रिटर को है। उनका विचार था कि मानव व्यवहार में परिवर्तन का प्रमुख कारण पर्यावरण की विविधता है। उनका मानना था कि मानव का जो व्यवहार है, इनमें अलग अलग व्यवहार होने का कारण पर्यावरण की विविधता है। मानव एवं प्रकृति के संबंध में उन्होंने अपनी पुस्तक में व्यक्त किए हैं। उन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक में विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने प्रकृति की शक्ति के साथ साथ मानव शक्ति को भी महत्व दिया है तथा उसे एक भौगोलिक कारक के रूप में स्वीकार किया। रिटर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्धकुंडे रिटर महोदय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्धकुंडे में मानव पर्यावरण संबंधों की विशद व्याख्या की है। रिटर महोदय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्धकुंडे में मानव और पर्यावरण के संबंधों की विशद व्याख्या की है। उन्होंने पृथ्वी तल के अध्ययन में मानव के केंद्र स्वीकार किया है तथा मानव एवं पर्यावरण के संबंधों की भौगोलिक विश्लेषण विधि मानव और पर्यावरण के संबंधों की भौगोलिक विश्लेषण विधि में प्रादेशिक भूगोल की महत्ता को भी स्पष्ट किया है। इस विवेचन से प्राकृतिक तत्वों में सर्वोपरि माना गया है। इन दोनों विद्वानों अर्थात हम्बोल्ट और रिटर की मृत्यु के पश्चात उसी समय चार्ल्स डार्विन ने जीवों का विकास ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें जीवों के विकास और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध व्यक्त होता है। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर जर्मन जैव वैज्ञानिक हैकल ने पारिस्थितिकी संबंधी विचार प्रस्तुत किए, जो मानव पर्यावरण संबंधों की दिशा के आधारभूत कारकों में है। उन्होंने मानव प्रजाति, उनके रूप रंग, शारीरिक बनावट आदि को प्राकृतिक वातावरण से नियंत्रित बतलाया कि मानव का जो शारीरिक बनावट और रंग रूप है, ये सब सारी चीजें प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होती हैं। यही नहीं, उन्होंने अपराध, हत्या, आत्महत्या जैसे कृत्यों को समुद्री ज्वार भाटों और ऋतुओं की गतियों से होना व्यक्त किया। प्रसिद्ध विद्वान बकल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड के प्रथम खंड 1857 और द्वितीय खंड 1861 में इतिहास के घटनाक्रम को पर्यावरण से संबंधित प्रस्तुत किया। उनके अनुसार अफ्रीका एवं एशिया की सभ्यताएं मृदा की उर्वरता से अधिक प्रभावित हैं, जबकि यूरोप की कम। उन्होंने जलवायु, मिट्टी और भोजन को ऐसे तत्वों के रूप में माना है जो सभ्यताओं के विकास को सदियों से नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने अपने विचारों को अनेक उदाहरणों से भी पुष्ट किया है, प्रमाणित किया है। वे लिखते हैं कि भारत की जलवायु, लिखते हैं कि भारत की जो है जलवायु एवं भूमि की उर्वरता, सघन जनसंख्या तथा निम्न मजदूरी का कारण है, जिससे संपदा का असमान वितरण होता है। फलस्वरूप राजनीतिक शक्ति और सामाजिक प्रभाव में असमानता मिलती है। बकल के विचारों का
यही सार है। नियतवाद के एक प्रमुख प्रवर्तक डिमोलिंस महोदय ने, जिन्होंने पर्यावरण की सर्वोपरिता को स्वीकारते हुए यह व्यक्त किया है कि समाज पर्यावरण की उपज है अथवा पर्यावरण द्वारा निर्मित है। उनका विचार था कि पृथ्वी तल पर धरातल एवं प्राकृतिक अवस्था इसी प्रकार की रही तो जो सभ्यता विकसित होगी वह वर्तमान के समान ही होगी। नियतवाद के विचारकों में जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेडजल का महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी के 3 खंडों में विस्तार से मानव पर्यावरण संबंधों पर प्रकाश डालते हुए वातावरण के अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं नियंत्रक रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने पृथ्वी पर मानव के वितरण को भौतिक तत्वों से नियंत्रित माना और संपूर्ण पृथ्वी को पार्थिव सत्यता मानते हुए उसकी एकरूपता को व्यक्त किया। रेडजल महोदय के अनुसार हमारी बुद्धि संस्कृति एवं सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया के स्वच्छंद उड़ान से की जा सकती है, उसकी तुलना एक पौधे के तने से की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से आबद्ध हैं। मानव अपना मस्तिष्क आकाश में चाहे जितना ऊंचा क्यों ना उठा ले, लेकिन उसके पैर सदा धरती पर ही टिके रहेंगे तथा उसकी धूल प्रकृति में विलीन हो जाएगी। रेटजल के विचारों को मूर्त रूप देने तथा उसको क्रमबद्ध स्वरूप देने का श्रेय उनकी शिष्या कुमारी सैंपल को जाता है। ये एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, जिन्होंने नियतवाद की विचारधारा को प्रभावशाली और तार्किक ढंग से अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट में प्रस्तुत किया है। उनकी पुस्तक का जो अंश है वो है मानव पृथ्वी तल की उपज है। पृथ्वी तल से उसका तात्पर्य पर्यावरण है और मानव जिस पर्यावरण में रहता है उसी के अनुरूप वो ढल जाता है। मानव का शारीरिक और मानसिक विकास और सामाजिक स्वरूप प्रकृति और पर्यावरण की ही देन है। उनके अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों के पैर मजबूत होते हैं, जबकि समुद्र के निकट के निवासियों का सीना और हाथ, जबकि नदी घाटियों के निवासियों की भूमि उर्वरा शक्ति से संयुक्त रहते हैं तथा उनके अनुसार धर्म का स्वरूप उनके उद्भव स्थान के पर्यावरण के अनुरूप होता है। बुद्ध की निर्वाण की परिकल्पना में यथार्थ में गर्म आर्द्र जलवायु से छुटकारा पाकर सम पर्यावरण में जाने का साधन है। मरुस्थलों के उद्भव इस्लाम में पानी की बचत की एक अवधारणा है। उन्होंने अपनी पुस्तक में अनेकानेक उदाहरणों के माध्यम से मानव के प्रत्येक क्रियाकलापों, उनके विचार, उनके विकास, उनके वितरण, उनकी सामाजिक राजनीतिक स्वरूप आदि पर पर्यावरण के प्रभाव को व्यक्त किया है। मानव ने यह नियतवाद का चरमोत्कर्ष था। इसके पश्चात भी अनेक भूगोलवेत्ताओं ने पर्यावरणवाद को अपने विचारों का आधार माना है कि पर्यावरणीय शक्तियों को विशेष महत्ता प्रदान किया है, किंतु वो मानव की सत्ता अर्थात महत्ता को समझने में लगे, अतः उनके विचारों में परिवर्तन आया है। नियतवाद अथवा पर्यावरणवाद से संबंधित अनेक विचार उठने लगे थे, जो प्रमुख रूप से हैं मानव वातावरण का दास नहीं अपितु उसका बौद्धिक क्षमता का उपयोग
करता है। मानव पर्यावरण का दास नहीं है, बल्कि उसकी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करता है। दूसरा था, विभिन्न प्रकार की जलवायु में सभ्यताओं का विकास होना मानवीय क्षमता का प्रमाण है। विभिन्न प्रकार की जलवायु में मानवीय सभ्यताओं का विकास होना उनका प्रमाण है। मिस्र, चीन, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि का विकास भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेशों में हुआ है। तीसरा, मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमता केवल जलवायु द्वारा या वातावरण द्वारा ही नियंत्रित न हो, यह सत्य नहीं, अपितु भोजन, व्यवसाय, स्वास्थ्य सुविधा द्वारा भी उसका विकास होता है। नंबर 4, सभी प्राकृतिक प्रदेशों में समान अर्थव्यवस्था का विकास न होकर भिन्न भिन्न होता है। नंबर 5, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के फलस्वरूप पर्यावरण का मानव अधिकतम उपयोग कर रहा है। जहां कृषि की कल्पना भी नहीं हो सकती है, वहां आज खेती हो रही है। प्रतिकूल जलवायु में उद्योग और अनेक प्रकार के परिवहन का विकास हो रहा है। नंबर 6, कृत्रिम साधनों द्वारा जलवायु नियंत्रण ही नहीं, अपितु अनेकानेक यंत्रों से वातावरण का आज अधिकतम उपयोग हो रहा है। आज मनुष्य इतना प्रगतिशील होता जा रहा है कि वह धरती को ही नहीं, आकाश की बातें अब कर रहा है। अतः नियतवाद को यह स्वीकार नहीं करता है। इस विचार क्रम को खोज के युग के पश्चात, विशेषकर औद्योगिक क्रांति के पश्चात प्रारंभ हो गया था। इसी के फलस्वरूप भूगोल में मानवीय सत्ता को प्रस्थापित करने वाली विचारधारा संभववाद का विकास हुआ। लेकिन नियतवाद में पर्यावरण की शक्तियों को सर्वोच्च माना गया और ये बताया गया कि मानव के ऊपर पर्यावरणीय शक्तियों का विशेष प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार के भोजन, वातावरण, उनकी शारीरिक बनावट, इन सब पर कहीं न कहीं प्राकृतिक शक्तियां प्रभावी होती हैं और मानव उन शक्तियों के अनुरूप पर्यावरण में ढलता है। मानो ऐसी शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियां या प्राकृतिक पर्यावरण की महती भूमिका होती है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाई, भिन्न भिन्न भिन्नता वाले क्षेत्रों के लोग, उनकी शारीरिक बनावट, उनकी दक्षता, उनकी कार्य कुशलता, उनकी कार्य क्षमता, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जो पर्यावरणवाद में या नियतवाद में इन चीजों को महत्ता के आधार पर बताया गया कि प्राकृतिक शक्तियों में मानव अपने को स्थापित करता है, लेकिन उसका कार्य व्यवहार, उसके विभिन्न आचार विचार ये प्राकृतिक वातावरण के द्वारा प्रभावित होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो नियतवाद आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक होगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।